गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्गत ही जो पेट्रोलियम होता है उसके आगे हमें प्राकृतिक गैस का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सीएनजी गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल्स ईंधन है जो वाहनों में उपयोग लिया जाता है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। यह पर्यावरण हितैषी होती है, इसलिए इसको अधिक से अधिक उपयोग बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जब परिष्कृत तेल को, जो अपरिष्कृत तेल होता है, उसको परिष्कृत करने के लिए जब धरातल पर लाया जाता है, इसका जो प्रयोग है घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। एवं रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ये प्राकृतिक गैसें पाई जाती है। भारत के जैसलमेर में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाए जाते हैं। विश्व के बहुत कम देशों में प्राकृतिक गैस के अपने भंडार पाए जाते हैं। जीवाश्मी ईंधन के उपयोग में तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति पर पहुंचा दिया है क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है और उपभोग अब इन चीज़ों का ज़्यादा होने लगा है। जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, उनके लिए पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता है, इसलिए ये धीरे धीरे अब समाप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। एक तो हमारे संसाधन जो है वो समाप्त होने पर है, दूसरा इनके उपयोग से प्रदूषण भी अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है और अंततः सूख जाती है, और इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है, जो कि जीवाश्मी ईंधन को स्वच्छतर विकल्प माना गया था। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। ऊंचाई से क्यों गिराया जाता है, आगे देखेंगे। वर्षा का जो जल होता है बांधों में इकट्ठा किया जाता है और ऊंचाई से गिराने के लिए इकट्ठा किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन होता है, उस टरबाइन के ऊपर गिरता है और जल की शक्ति के कारण वहाँ पर जो टरबाइन है वो उसकी ब्लेड है जो वो घूमने लगती है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है वह उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं विकसित की जा रही है। यह जो चित्र है सतत जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर का है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। नॉर्वे जो देश है सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न वहाँ की गई थी। चित्र बता रखा है जल विद्युत का टरबाइन, इस प्रकार से टरबाइन है एवं जल जो है भंडार, ये बांध है, बांध से पाइपलाइन के द्वारा जल आता है और ये टरबाइन पानी टकराने के कारण यहाँ से पानी टकराता है और ये इसकी ब्लेडें घूमती है जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि वर्तमान में दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा
तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं, उनके उपयोग की आवश्यकता अब बढ़ती जा रही है। जो परंपरागत ऊर्जा के साधन थे वो अब समाप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। परंपरागत ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ रहा है, तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत थे, परंपरागत यहाँ गैर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए परंपरागत स्रोत में अभाव होता जा रहा है। इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी वो नव्यकरणीय है, असामाप्य है। पवन ऊर्जा, सबसे पहले देखते हैं पवन ऊर्जा। लाभ क्या है पवन ऊर्जा के और हानि दोनों बता रखी है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। स्थापित करने में खर्चा आता है, उसके बाद जब वो उसमें बिल्कुल कम लागत, सुरक्षित और साफ होता है। हानि क्या है पवन ऊर्जा में? ध्वनि प्रदूषण होता है। जनरेटर चलते हैं, पंखे चलते हैं उसके, तो ध्वनि प्रदूषण। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पंखे स्थापित किए जाते हैं। पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, पक्षी इसके से टकरा करके उनकी मृत्यु हो सकती है, उन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। सौर ऊर्जा, लाभ और हानि। लाभ तो हम जानते हैं वह असमाप्य है। सूर्य, हम कितना ही एक दिन में जितनी ऊर्जा लेते हैं उतने दिन हमें वापस वो मिल जाएगी, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। प्रदूषण मुक्त भी है। खर्चीली होती है सोलर प्लेटें लगाना। स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी, अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा अगर इकट्ठा तो ऊर्जा बर्बादी मानी जाती है। ज्वारीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन है। यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़ रहे हैं हम। अगला है परमाणु ऊर्जा। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। लाभ तो है परमाणु ऊर्जा, छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी, लेकिन रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना खर्चीला भी बहुत ज़्यादा है। बायोगैस कम लागत लगती है, उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग एवं बायोगैस का उत्पादन भी होता है, लेकिन हानि क्या है? इसके जलने से हरितगृह प्रभाव का कारण बनती है ये। भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंतर्गत का जो तापमान है उससे किस प्रकार से प्राप्त की जाती है ऊर्जा? स्वच्छ होती है, पर्यावरण हितैषी होती है, हर समय उपलब्ध भी रहती है, परंतु शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन में ये खर्चीली मानी जाती है। अब है सौर ऊर्जा। सूर्य की जो ऊष्मा होती है और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। हमें रोज़ सूर्य दिखाई देता है, रोज़ सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, अगले दिन फिर से आएगा सूर्य, और हर दिन उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न सेलों के लिए प्रयोग की जा सकती है, और इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों में से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी इसका उपयोग अब धीरे धीरे होने लगा है। सौर कुकर के लिए देखिए, कार की एक पुरानी ट्यूब ले लीजिए। कार के अंदर जो ट्यूब होता है, टायर के अंदर ट्यूब, उसकी पुरानी ट्यूब, उसमें हवा भर के लकड़ी के एक चबूतरे पर रख देना है। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर देना चाहिए और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद कर दें, उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद न तो हवा अंदर आ सकती है न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से गिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती है और यह बाहर नहीं निकल पाती है। धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है एवं इसमें रखा चावल समय में पक जाता है। कुछ ही समय में यह पक जाता है। पवन ऊर्जा,
पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, हवा। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। चिरकाल से, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं हम। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती, तेज हवाएं चलती और हमेशा चलती है, ऐसे पहाड़ी इलाकों में वहाँ पर ये स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम परमाणु ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।